बच्चों, अगर किसी प्रिज्म को हम ऊपर से कट करें और सामने से देखें तो सामने का उसका पोर्शन हमें ट्रायंगुलर दिखेगा, ट्रायंगल के शेप का दिखेगा। इस डायग्राम में प्रिज्म का वही शेप बनाया गया है और प्रिज्म का यही आइडियल डायग्राम होता है, 2D डायग्राम। तो बच्चों, ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म का एक क्रॉस सेक्शन है, ये इंसिडेंट रे है और ये इस प्रिज्म के अंदर जाने वाली रे है। I1 एंगल पर ये वाली रे इंसिडेंट हो रही है, प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्ट होकर के इस सरफेस से R1 एंगल पे आगे बढ़ रही है और यहाँ नॉर्मल से R2 एंगल बना रही है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इन दोनों एंगल्स का सम इस एंगल के बराबर होता है। इसे दिमाग में बैठा लो। इन दोनों एंगल्स का सम यानी R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, इसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं बच्चों। यानी ये जो दोनों एंगल हैं इनका सम इस एंगल के बराबर होता है, यहां लिखा हुआ। पहली बात हमने ये बताई थी और दूसरी बात हमने बताई थी बच्चों कि अगर ये एंगल A, क्रिटिकल एंगल जानते होंगे बच्चों, अगर ये एंगल A यानी ये एंगल A इस प्रिज्म के लिए एयर में जो क्रिटिकल एंगल है उसके डबल से ज्यादा है, इफ A इज ग्रेटर देन 2θc, देन इस रे का इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और ये वाली रे प्रिज्म के बाहर नहीं जाएगी। एंड हमने नो इमर्जेंस का कंडीशन बताया था। नो इमर्जेंस का कंडीशन यही होता है, शुरू कहां से होगा, R2 शुड बी ग्रेटर देन θc, ये R2 θc से ग्रेटर होना चाहिए एंड A शुड बी ग्रेटर देन 2θc। अगर किसी प्रिज्म में ये एंगल क्रिटिकल एंगल से के डबल से ज्यादा है तो रे उसके अंदर तो जाएगी, उसके बाहर दूसरे सरफेस से बाहर नहीं निकलेगी। ये बच्चों पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा। मेरा नाम SM त्रिपाठी है, ज्ञानदीप फिजिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है बच्चों। आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं इस वीडियो में। तो बच्चों, ये इंसिडेंट रे है, ये इसके अंदर जाने वाली रे है, फिर ये वाली रे इस सरफेस पे तो बच्चों ये वाली रे यहां से इस साइड से रिफ्रैक्ट होकर, दीज आर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, तो ये वाली रे इस साइड से रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल भी सकती है और इंटरनली रिफ्लेक्ट भी हो सकती है। तो एक कंडीशन तो हमने बता दिया पिछले में, नो इमर्जेंस का कंडीशन, कि ये कब इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी और बाहर नहीं निकलेगी। अब हम इसको बाहर निकाल रहे हैं बच्चों। अब ये बाहर निकल रही है तो ये वाली रे बाहर निकलेगी। मान लो ये I2 एंगल बनाते हुए बाहर निकल रही है। तो सबसे पहला जो दूसरा फैक्ट है प्रिज्म के बारे में, हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करके ये बता सकते हैं कि I1 एंगल पे इंटर करने पर अगर रे I2 एंगल पे निकल रही है और हम यहां पे अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई कर दें तो ये भी हमें जानकारी हो जाएगी कि I2 एंगल पे इंटर करने पर रे I1 एंगल पे इमर्ज करेगी। यानी अगर एंगल ऑफ एंट्रेंस I1 होने पर एंगल ऑफ इमर्जेंस I2 है तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमें यह बताती है कि एंगल ऑफ I2 एंट्रेंस एंगल पर एंगल ऑफ एंट्रेंस I2 होने पर एंगल ऑफ इमर्जेंस I1 हो जाएगा। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमें यही बताती है कि अगर किसी रे का पाथ किसी रे को 180 डिग्री पे हम टर्न कर दें तो रे अपने इनिशियल पाथ को फॉलो करते हुए बाहर निकल जाएगी, अपने इनिशियल पाथ को फॉलो करते हुए अपने सोर्स तक पहुंच जाएगी, जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ से लौट जाएगी। तो बच्चों, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम बताएंगे एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। विच एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो देख रहे हो बच्चों कि ये वाली रे I1 एंगल पे एंटर कर रही है और I2 एंगल पे बाहर निकल जा रही है। तो ये वाली रे इंसिडेंट रे जा रही थी इस डायरेक्शन में, और फाइनली जाने लगी इस डायरेक्शन में। इंसिडेंट रे जा रही थी इस डायरेक्शन में और फाइनली जाने लगी इस डायरेक्शन में।
तो बच्चों ये जो होगा ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा और इसको हम डेल से डिनोट करेंगे। डेल इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। बच्चों एक फैक्ट हम यहां से ये समझ सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करके अभी अभी हमने बताया था कि I1 एंगल पे इंटर करने पे I2 एंगल से एमर्ज कर रही है। अगर हम रे को I2 एंगल पे इंटर कराएं, अगर हम किसी रे को I2 एंगल पे इंटर कराएं, this angle is, the angle of incidence is I2, then angle of emergence is I1। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमें यही बताती है और हमें ये फैक्ट पता चलता है कि रे जा रही थी इस डायरेक्शन में और फाइनली जाने लगी इस डायरेक्शन में, तो यहां ये वाला एंगल एंगल ऑफ डेविएशन है। तो बच्चों पिछले केस में इस वाले डायग्राम में हमने इसको एंगल ऑफ डेविएशन माना है और जब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करते हैं तो इस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन कह रहे हैं। दोनों वर्टिकली अपोजिट है, दोनों इक्वल भी है। यानी कि सपोज दैट बच्चों कि 30 डिग्री पे रे इंटर कर रही है और यहां से 60 डिग्री पे निकल रही है और डेल की वैल्यू 45 आ रही है। तो अगर हम रे को 60 डिग्री पर इंटर कराएं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करके अगर हम 60 डिग्री पे इंटर कराएं तो रे 30 डिग्री पर ही इमर्ज करेगी, 30 डिग्री पर इमर्ज करेगी और एंगल ऑफ डेविएशन विल बी वंस अगेन 45 डिग्री। यानी फॉर मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बच्चों कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो भी एंगल ऑफ डेविएशन 45 डिग्री है। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करके हमें यह पता चलता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, एंगल ऑफ इमर्जेंस 30 डिग्री होगा और डेविएशन वही रहेगा यानी 45 डिग्री ही रहेगा। इस डायग्राम में हम एंगल ऑफ डेविएशन ये है, रे आ रही थी इस डायरेक्शन में और जाने लगी इस डायरेक्शन में, और इस डायग्राम में एंगल ऑफ डेविएशन ये है, रे जा रही है इस डायरेक्शन में और फाइनली जाने लगी इस डायरेक्शन में। तो यहां देख रहे हो बच्चों कि अगर हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करते हैं, एरो को ऐसे लगाते हैं तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। तो अगर रे 30 डिग्री पे यानी I1 एंगल पे इमर्ज कर रही है तो जो डेल की जो वैल्यू है I2 एंगल पे I2 एंगल पर इंटर कर रही है। अगर रे I1 एंगल पे इंटर कर रही है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल आ रहा है, तो I2 डिग्री पर I2 एंगल पे इंटर करने पर एंगल ऑफ डेविएशन डेल ही आएगा। मतलब क्या हुआ बच्चों कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ डेल देयर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, और ये चीज जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, प्रिज्म का ग्राफ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो तब हमें ये बात पता चलती है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डेल देयर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। तो बच्चों हम बताते हैं ग्राफ के बारे में और फिर मिनिमम डेविएशन के बारे में बताते हैं कि व्हाट इज मिनिमम डेविएशन, और भी बहुत सारी बातें बताते हैं बच्चों। तो बने रहना, कहीं मत जाना, पूरा वीडियो देखना बिना स्किप किए। तो बच्चों ये प्रिज्म है और ये इंसिडेंट रे और ये है इमर्जेंट रे। इस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंट्रेंस भी कह सकते हैं। I1 एंगल पे इंटर कर रही है रे और I2 एंगल पर प्रिज्म से बाहर निकल जा रही है। तो अब प्रिज्म के बारे में अगला फैक्ट ये है बच्चों, हम एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बताने जा रहे हैं कि दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर ध्यान से बच्चों देखो तो ये एंगल और ये एंगल ये एंगल I1 और ये
एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं। ध्यान से देखना बच्चों, ये दोनों एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं, यानी अगर ये I1 है तो ये भी, ये पूरा I1 होगा। सब लोग ध्यान से देखना बच्चों, ये I1 होगा। अब अगर ये पूरा I1 है तो उसमें से हम R1 निकाल दें तो रिमेनिंग R1 हमने निकाल दिया बच्चों, तो रिमेनिंग एंगल जो बचा वो हो जाएगा I1 माइनस R1, वो हो जाएगा I1 माइनस R1। सिमिलरली वी कैन से कि दिस एंगल इज आल्सो I1 माइनस R1। अब हम प्रिज्म के बारे में दूसरा फैक्ट बता रहे हैं बच्चों, जो एंगल ऑफ डेविएशन से रिलेटेड है। यानी अगर हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को फॉलो करें, अगर हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है किसी ट्रायंगल का, वो दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल, देन वी कैन से दैट एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डेल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल, यानी I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। और यहां से हम ये कह सकते हैं, ये डिराइव कर सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। पिछले वीडियो में बच्चों हमने बताया था कि R1 प्लस R2 इन दोनों एंगल्स का सम, इन दोनों एंगल्स का सम, यानी R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ये पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो R1 प्लस R2 के जगह पर A रख देंगे तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस A। तो बच्चों पहला फैक्ट प्रिज्म के बारे में, ये जो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। दूसरा, अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे। अगर मौका मिला तो इस वीडियो में भी कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बताएंगे। तो पहला फैक्ट ये है कि R1 प्लस R2 प्रिज्म के लिए दो तीन चीजें दिमाग में हमेशा बैठाई रखनी चाहिए। पहला क्या कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, इन दोनों एंगल्स का सम इस एंगल के बराबर होता है। और दूसरा क्या, दूसरा ये कि डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, या डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी इन दोनों एंगल्स का सम माइनस ये एंगल I1 प्लस I2 माइनस A। बच्चों ये जो डेल है, किसी गिवन प्रिज्म के लिए जो डेल की वैल्यू होती है वो I पे डिपेंड करती है। वो डिपेंड इस बात पे करती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेल की वैल्यू अलग अलग होती है। अगर हम ग्राफ बनाएं किसके बीच, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच का अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है। ध्यान से समझना बच्चों, इसकी एनालिसिस की जा सकती है। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज द ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो बच्चों ये ग्राफ फेमस ग्राफ है प्रिज्म का, और उसका शेप होता है ये हमें दो तीन बातें बता रहा है। थोड़ा इसको और बड़ा करके दिखाना होगा, तो इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। ये पैराबोला टाइप एक ग्राफ मिलता है, ये ग्राफ मिल गया प्रिज्म का ग्राफ। ये प्रिज्म का ग्राफ है, प्रिज्म का I वर्सेस डेल ग्राफ, I वर्सेस डेल ग्राफ, जो हमें ये बता रहा है इस एंगल पर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एक्सिस पर हमने एक्स एक्सिस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस नोट किया है और वाई एक्सिस पर एंगल ऑफ डेविएशन नोट किया है। और जब हमने ग्राफ बनाया दोनों के बीच तो हमें ये एक कर्व मिला। अब ये कर्व क्या कह रहा है,
प्रिज्म का पहला फैक्ट डिराइव कर रहा है ये जो है बच्चों की प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करने पर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डेल देयर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, वो हम ग्राफ में देख सकते हैं। हम किसी भी वैल्यू डेल की कोई भी वैल्यू अगर चूज करें, सपोज दैट दिस, अगर हम डेल की कोई भी वैल्यू चूज करें तो हम उसके करस्पॉन्डिंग दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पाएंगे। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम कह सकते हैं I1 और इसको कह सकते हैं I2। तो बच्चों फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डेल, दिस इज डेल 1, सपोज दैट कि दिस इज डेल 1, तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डेल देयर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, जो कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में भी दिखता है और ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में भी दिखेगा कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डेल देयर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। तो हम प्रिज्म के बारे में जो पहला फैक्ट है बच्चों, प्रिज्म ये जो ग्राफ का जो पहला फीचर है, ग्राफ का जो पहला फीचर है वो हम लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि फॉर एवरी डेल देयर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। दिस इज फर्स्ट फीचर ऑफ दिस ग्राफ कि डेल के किसी भी एक वैल्यू के लिए आई की दो वैल्यू है, एक को हम I1 कह सकते हैं, एक को I2 कह सकते हैं। मतलब कि रे चाहे I1 एंगल पे इंसिडेंट करे, I2 से इमर्ज करे, या I2 एंगल पे इंसिडेंट करे और I1 एंगल पे इमर्ज करे, एवरी टाइम डेल विल बी सेम। एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 हो चाहे I2 हो, डेल की वैल्यू डेल 1 ही है, ग्राफ में भी दिख रहा है। और यहां डायग्राम, इसमें प्रिज्म में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करके भी हम ये फैक्ट जान सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। पहला, इस ग्राफ का पहला फीचर ये हो गया। फिर दूसरा फीचर ये है बच्चों कि एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज डेल डिक्रीजेज फर्स्ट। डेल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डेल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और I1 और I2 दोनों क्लोज होते जा रहे हैं बच्चों, देखना ध्यान से। हम एक दूसरा डेल लेते हैं, दिस इज आल्सो अ डेल, और इसके करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स ऑफ इंसिडेंस दिखाई देते हैं और दोनों क्लोज हो गए, एक दूसरे के नजदीक आ गए। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के नजदीक हैं। हम एक को I1 डैश और दूसरे को I2 डैश से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं तो डेल डिक्रीज हो रहा है, और ये जो I1 I2 है वो क्लोज होता जा रहा है। ये क्लोजनेस इतना बढ़ता है कि फॉर दिस वैल्यू ऑफ डेल, देख रहे हो बच्चों कि ये मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल है, यानी I इंक्रीजेज डेल डिक्रीजेज। हम लिखते हैं यहां पर एज I increases the del decreases first and then becomes minimum. Then after that del increases with increase in I, दिख रहा है ये पॉइंट देखना, दिख रहा हो। तो बच्चों जैसे जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया है, डेल पहले डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद इसकी वैल्यू मिनिमम हो जा रही है, और इसको हम डेल मिनिमम कहेंगे और डेल एम से डिनोट करेंगे। दिस एंगल ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड मिनिमम डेविएशन, डेल एम से डिनोट किया जाएगा। और मिनिमम होने के बाद फिर डेल की वैल्यू बढ़ रही है, यानी विथ इंक्रीज इन आई डेल डिक्रीजेस फर्स्ट
and becomes minimum, and then after that with increase in I del once again increases। देखो फिर del इंक्रीज कर रहा है। और हाँ बच्चों, जब when del इज इक्वल टू del मिनिमम, यानी इस पॉइंट पर del इज इक्वल टू del मिनिमम, तो बच्चों I1 और I2 दोनों एक हो गए। I1 और I2 दोनों एक हो गए, यानी when del इज इक्वल टू del मिनिमम, then I1 becomes equal to I2। तो जब del बच्चों, जब del मिनिमम होता है, जब del की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, तो I1 I2 के बराबर हो जा रहा है। ये हमें ग्राफ में दिख रहा है कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहे हैं, del डिक्रीज हो रहा है और I1 और I2 के बीच का डिस्टेंस घट रहा है, वह डिफरेंस घट रहा है। del की जब ये वैल्यू है तो I1 और I2 के बीच का इतनी गैपिंग है, del की जब ये वैल्यू है तो I1 और I2 के बीच की इतनी गैपिंग है। ऐसे ही अगर हम del की कोई दूसरी वैल्यू लें तो I1 और I2 के बीच की गैपिंग और घट जाएगी, और ऐसा करते करते जब del की वैल्यू मिनिमम होगी तो I1 विल बिकम इक्वल टू I2। I1 और I2 इक्वल हो जाएगा, और जब I1 और I2 इक्वल हो जाएगा तो स्नेल्स लॉ यूज करके हम ये कह सकते हैं कि देन R1 इज आल्सो इक्वल टू R2। तो I1 इस कंडीशन पर, इसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन कंडीशन, और इस कंडीशन पर I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I रख सकते हैं, और R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R रख सकते हैं। तो ये है ग्राफ का, ग्राफ के फीचर्स हैं, I वर्सेस डेल ग्राफ के ये मेन फीचर्स थे। पहला पॉइंट ये है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डेल देयर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। दूसरा पॉइंट है कि एज I इंक्रीजेज डेल डिक्रीजेज फर्स्ट एंड देन बिकम्स मिनिमम, एंड देन आफ्टर दैट विथ इंक्रीज इन I, यानी जब हम I को बढ़ा रहे हैं उसके बाद जब हम I को बढ़ा रहे हैं तो एक बार फिर से डेल इंक्रीज होने लग रहा है, यानी डेविएशन इंक्रीज होने लग रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज होने लग रहा है। तो व्हेन डेल इज इक्वल टू डेल मिनिमम देन I1 इज इक्वल टू I2। ध्यान से इसको देख लेना बच्चों, ये तीसरा पॉइंट है, इस ग्राफ का तीसरा पॉइंट है। I वर्सेस डेल ग्राफ का पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और तीसरा पॉइंट ये है। यहां से हम प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। बच्चों ये ग्राफ मिटा करके हम यहां स्पेस बनाएंगे, और फिर प्रिज्म का एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिराइव करना सिखाएंगे। तो बच्चों बने रहना। प्रिज्म का फॉर्मूला बताते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म। तो इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन, अभी अभी हमने जाना है बच्चों कि इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन, इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन, इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन, यानी व्हेन डेल इज इक्वल टू डेल मिनिमम देन I इज इक्वल टू I2, I1 इज इक्वल टू I2, R1 इज इक्वल टू R2, I1 की जगह पर I1 I2 की जगह पर I और R1 R2 की जगह पर R रख देंगे, और तब फ्रॉम दिस इक्वेशन R प्लस R इज इक्वल टू A, 2R इज इक्वल टू A and R is equal to A by 2. Also from this equation del is equal to, देखना बच्चों ध्यान से देखना, from this equation I1 के जगह पर हमने रख दिया I, I2 के जगह पर भी रख दिया I माइनस A, यानी del मिनिमम इज इक्वल टू 2I माइनस A, या I इज इक्वल टू डेल M प्लस A बाई 2। तो बच्चों
इस यहां पर I1 की वैल्यू I है, I1 की वैल्यू I, R1 की वैल्यू R। तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे अगर हम स्नेल्स लॉ यूज करें, अगर हम स्नेल्स लॉ यूज करते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ वी हैव, ये एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और ये प्रिज्म है, प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो वी कैन से दैट 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। आई और आर की वैल्यू रखेंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो बच्चों ये प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया। तो बच्चों हमने अभी बताया कि प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है। अगर ये एंगल व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल इज इक्वल टू डेल मिनिमम, देन I1 becomes equal to I, I2 becomes equal to I, यानी बोथ विल बी इक्वल, R1 एंड R2 विल आल्सो बी इक्वल, यानी R1 भी R होगा, R2 के जगह पर भी R ही रखेंगे। और तब जब हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो हमें ये डिराइव हुआ बच्चों, हमने ये डिराइव किया कि म्यू इज इक्वल टू, यानी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम एयर के रिस्पेक्ट में, यानी इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो बच्चों अभी हमने ये बताया प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, और अब हम थिन प्रिज्म के बारे में बताते हैं। अगर प्रिज्म बहुत थिन है, थिन प्रिज्म का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, तो बने रहना बच्चों, वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक इज दिस। एंगल ऑफ प्रिज्म अगर बहुत स्मॉल होगा देन व्हाट विल हैपन। देखना बच्चों, थिन प्रिज्म, अगला टॉपिक है थिन प्रिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे प्रिज्म का बिहेवियर, ये जो इससे जो भी डिराइव हो रहा है बच्चों, वैसे तो वो थिन प्रिज्म के लिए है, लेकिन वो किसी भी प्रिज्म के लिए वो उसका हम यूज कर सकते हैं उसकी एनालिसिस करने में। प्रिज्म की एनालिसिस करने में ये फॉर्मूला बहुत काम आता है जो हम बताने जा रहे हैं। तो बच्चों थिन प्रिज्म का मतलब कि ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, यानी ये जो एंगल है, इट टेंड्स टू 0, यानी ए इज वेरी स्मॉल। तो जब ए वेरी स्मॉल होगा, ऐसे प्रिज्म को थिन प्रिज्म कहा जाएगा। और बच्चों हमने ग्लास स्लैब और प्रिज्म में अंतर बताया था पिछले वीडियो में। ग्लास स्लैब वो है जो डेविएशन नहीं करता है, यानी अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाए, ग्लास स्लैब किसको कहते हैं, अगर दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज आपस में पैरेलल हो, a अगर एकदम से 0 के बराबर हो जाए, तो ये दोनों यानी दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर आपस में पैरेलल हो जाए, देन नो एनी डेविएशन विल बी, तो कोई डेविएशन नहीं होगा। डेविएशन तभी होता है जब रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज आपस में पैरेलल नहीं होते हैं। तो बच्चों a टेंड्स टू 0 का मतलब कि अब ये प्रिज्म कम है और ये ग्लास स्लैब ज्यादा है, यानी देयर विल बी नो डेविएशन। अगर ये एग्जैक्टली 0 हो जाए तो डेविएशन भी 0 हो जाएगा। तो बच्चों वी कैन से कि व्हेन a इज इक्वल टू एकदम से 0, ध्यान से सुनना बच्चों, कि व्हेन a इज इक्वल टू एकदम से इक्वल टू 0, देन डेल विल आल्सो बी 0, जैसा कि ग्लास स्लैब में होता है, कि व्हेन a इज इक्वल टू 0 देन डेल इज आल्सो इक्वल टू 0। अब 0 तो है नहीं, तो ये तो बहुत कुछ ग्लास स्लैब की तरह, यानी कि डेविएशन बहुत कम होगा। अब अगर a इज इक्वल टू 0 पर डेल इज इक्वल टू 0 है, यानी कि इफ a इज वेरी स्मॉल देन डेल इज आल्सो वेरी स्मॉल।
अगर ए बहुत कम एंगल है बच्चों तो डेल भी बहुत कम एंगल होगा, और अगर डेल बहुत कम एंगल है, सपोज दैट कि डेल की वैल्यू 1 डिग्री है यानी कि बहुत कम है अगर, तो उसके अंदर वेरिएशन भी बहुत कम आएगा। मान लो अगर डेल की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, डेल की मैक्सिमम वैल्यू, इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल is 2 degree and minimum value of del is 1 degree, then there is no any difference between maximum value of del and minimum value of del। यानी कि जो del की मैक्सिमम वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू है, उसमें कोई अंतर नहीं है, विशेष अंतर नहीं है। तो हमें ये एक फैक्ट ये मिल रहा है कि कोई भी वैल्यू ऑफ डेल, एनी वैल्यू ऑफ डेल, एनी वैल्यू ऑफ डेल विल बी वेरी क्लोज्ड टू डेल मिनिमम। मतलब डेल की किसी भी वैल्यू के जगह पर हम डेल मिनिमम पुट कर सकते हैं। बच्चों ध्यान से समझना, डेल की किसी भी वैल्यू को हम डेल मिनिमम कंसीडर कर सकते हैं। यही फैक्ट यहां पे समझने वाली बात है, यही समझना था मेन बात, कि हम किसी भी डेल को ही हम मिनिमम वैल्यू, मिनिमम डेल मान सकते हैं। तो यानी कि बच्चों, यानी कि डेल का वेरिएशन जब बहुत कम होगा तो डेल मिनिमम, यानी डेल इज वेरी स्मॉल एंड डेल मिनिमम इज आल्सो वेरी स्मॉल। डेल मिनिमम की वैल्यू भी बहुत स्मॉल होगी, और तब डेल मिनिमम और a/2 की वैल्यू भी वेरी स्मॉल होगी, और तब साइन डेल m प्लस a/2 को हम डायरेक्ट डेल m प्लस a/2 लिख सकते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, क्योंकि हमने बताया होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और आर्क अपॉन रेडियस लगभग इक्वल हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हम एक अगर बहुत पतला सा प्रिज्म, बहुत पतला सा ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस और बेस के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है बच्चों, बहुत कम हो जाता है। हाइपोटेनस और बेस के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है, यानी बहुत कम हो जाता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आर्क अपॉन रेडियस, इस सब की वैल्यू लगभग बराबर हो जाती है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू भी लगभग बराबर हो जाती है। तो बच्चों इसलिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि साइन थीटा और आर्क अपॉन रेडियस यानी कि थीटा, दोनों की वैल्यू लगभग सेम होती है, इसलिए हम साइन थीटा के जगह पर थीटा रख देते हैं बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बच्चों ध्यान से सुनना इसको। तो ऐसा होगा कि साइन डेल m प्लस a/2 की जगह पर हम डेल m प्लस a/2 रख देंगे, क्योंकि इट विल आल्सो बी वेरी स्मॉल, और साइन a/2 की जगह पर हम a/2 रख देंगे, क्योंकि डेल m और a दोनों वेरी स्मॉल हैं, तो ये और ये दोनों वेरी स्मॉल होंगे। इस फार्मूले में जब हम ये काम करेंगे बच्चों, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, इसके जगह पर ये रखेंगे तो हो जाएगा डेल m प्लस a/2 अपॉन a/2, और ये आ गया डेल m प्लस a/a। तो बच्चों, और डेल m और डेल, यानी कि डेल की कोई भी वैल्यू डेल m से बहुत ज्यादा डिफर नहीं करेगी, तो हम डेल m की जगह पर एनी वैल्यू ऑफ डेल पुट कर सकते हैं। तो यहां पर हम म्यू इज इक्वल टू डेल प्लस a अपॉन a, या ध्यान से देखना बच्चों, म्यू a माइनस a इज इक्वल टू डेल, या डेल इज इक्वल टू a म्यू माइनस 1। बच्चों ये प्रिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये थिन प्रिज्म के लिए, ध्यान से सुनना बच्चों, है तो ये थिन प्रिज्म के लिए, केवल ये थिन प्रिज्म के लिए है, बट इससे हम पूरे प्रिज्म का बिहेवियर एनालाइज कर सकते हैं बच्चों। और अब हम इसी की एनालिसिस बताएंगे, बने रहना बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। जो इस वीडियो में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा।
तो ध्यान से देखना बच्चों। बच्चों ये जो फॉर्मूला है तो ये केवल थिन प्रिज्म के लिए, कैलकुलेशन में हम केवल थिन प्रिज्म के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब प्रिज्म के बिहेवियर का एनालिसिस करना होगा तो हम बिहेवियर एनालिसिस करने में इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि थिन प्रिज्म भी एक प्रिज्म ही होता है, कैरेक्टरिस्टिक वही होगा जो किसी भी प्रिज्म का होता है, क्योंकि है तो वो प्रिज्म ही। थिन प्रिज्म भी एक प्रिज्म ही है, थिन प्रिज्म भी